अस्सलाम वालेकुम। ये क्लास 9th की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है काइनेमेटिक्स। हम इंशाल्लाह इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज में वो सारे के सारे सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प दे दी जाएगी। आप अपनी मर्जी का कोई भी न्यूमेरिकल देखना चाहते हैं तो उसके सामने वाले टाइम पे क्लिक करके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के लिंक भी मौजूद होंगे डिस्क्रिप्शन में। ये हमारी वेबसाइट है, आप इसको ज़रूर विजिट करें। वीडियो के नीचे आपने कमेंट लाजमी करके जाना है और अगर अच्छी लगती है तो फिर लाइक करके शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा। इसके अलावा आपको इस चैनल पर अपनी मैथ की वीडियोस भी मिल जाएंगी, वो भी अपलोडेड है, आप उनको भी विजिट करें, वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल आपके सामने 2.1, उसमें लिखा हुआ है ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस ऑफ द फ्लोइंग वेक्टर्स, कि आपने ऐसी लाइनें ड्रा करनी है जो कि इन वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हो। पहला वेक्टर ए है, अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। आपने एक ऐसा वेक्टर ड्रा करना जो 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड को रिप्रेजेंट करता हो और उस एंगल का जो उस वेक्टर का जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। सेम इसी तरीके से आपको एक और वेक्टर ड्रा करना है जो कि 15 न्यूटन को रिप्रेजेंट करे और कितने एंगल पर, 120 डिग्री के एंगल पर। तो करते हैं अपना काम स्टार्ट। सबसे पहले अपने डाटा को लिख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर ए वाले पोर्शन में मुझे दी हुई है 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड, तो मैं उसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, स्पीड है 400 मीटर पर सेकंड और एंगल कितना था, 60 डिग्री था, तो एंगल को मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 60 डिग्री। याद रखें एंगल जो होता है उसको थीटा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये मेरे पास ए पार्ट में जो डाटा था वो मैंने लिख लिया। अब बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट के ऊपर, बी के अंदर जो डाटा दिया हुआ है। तो यहाँ पे बी की एडिंग, सबसे पहले बी में आप देखिए 50 न्यूटन की फोर्स है, तो फोर्स उससे मुझे दी हुई है 50 न्यूटन, वो हमने लिख लिया। और एंगल बनता है 120 डिग्री का, तो एंगल मैंने लिख लिया अपना 120 डिग्री। अब डिग्री का ऊपर छोटा सा गोल दायरा भी आता है, ले जी 120 डिग्री का मेरे पास आ गया एंगल। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि फाइंड क्या करना है। फाइंड की हेडिंग देते हैं। फाइंड तो खैर हमने क्या करना है, हमने इन्हीं वेक्टर्स को ड्रा करना है। तो मैंने लिख लिया कि ड्रा वेक्टर वी एंड ड्रा वेक्टर एफ। तो वेक्टर है तो उसके ऊपर क्या डाल देते हैं, एरो डाल देते हैं कि हमें इन दोनों वेक्टर्स को ड्रा करना है। काम स्टार्ट करते हैं अपना। पहले मैं अपने वेलोसिटी वाले वेक्टर को ड्रा करूंगा, फिर फोर्स वाले को ड्रा करूंगा। तो पहले मुझे ए पर काम करना है, तो इसलिए मैं हेडिंग भी यहाँ पर एक दे देता हूँ, सॉल्यूशन, और ये मैंने लिख लिया ए। अब पहले आपको मैं समझाता हूँ कि हम करेंगे क्या और उसके बाद फिर हम वो काम करेंगे। सबसे पहले देखिए हमने काम ये करना है, हम अपना एक ग्राफ बनाएंगे, उसके ऊपर एंगल ड्रा करेंगे 60 डिग्री का। क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है वो भी कितनी है, वो 60 डिग्री की है। तो लिहाजा मैं अपना यहाँ पे कोई 60 डिग्री का एंगल ड्रा करूँगा और उस एंगल के अकॉर्डिंगली मैं क्या लगा दूंगा, लाइन लगा दूंगा 60 डिग्री। ये मेरे पास वेक्टर बन जाएगा इस तरीके से। लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि इस वेक्टर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है। अब वेक्टर मेरे पास क्या है, 400 मीटर पर सेकंड है, 400 है इसकी वैल्यू जो स्पीड है। तो मुझे यहाँ पर अब ऐसी लाइन ड्रा करनी है जो कि 400 को रिप्रेजेंट करे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले स्केल डिसाइड कर लेते हैं। हम स्केल डिसाइड करते हैं कि इस ग्राफ के ऊपर जो 1 सेंटीमीटर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब मुझे टोटल कितनी रिप्रेजेंट करवानी है, 400। तो 400 रिप्रेजेंट करवाने के लिए मैं कितने सेंटीमीटर लाइन लगाऊंगा, 4 सेंटीमीटर। ये जो 4 सेंटीमीटर की लाइन होगी फिर वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, 400 मीटर पर सेकंड को रिप्रेजेंट करेगी। आप ये स्केल अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं जैसे आपको बेहतर लगता है। मुझे ये वाली वैल्यूज बिल्कुल ठीक लग रही थी क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली ग्राफ अच्छे से बन जाएगा। अब जैसा कि मुझे पता चल गया कि 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड को रिप्रेजेंट करवाने के लिए मुझे 4 सेंटीमीटर लाइन लगानी है। तो मैं अब ये जो लाइन है अपनी ये कितनी लगाऊंगा, ये मैं लगाऊंगा 4 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको एक मेथड समझा दिया, अब इसको बाकायदा प्रॉपर ड्रा करते हैं। तो आपके सामने मैंने दो लाइनें लगा ली। इस लाइन को आप कह लें कि ये हमारी वाई एक्सिस है और ये वाली लाइन जो है ये क्या है, ये मेरी एक्स एक्सिस है। ओके, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाना है और 60 डिग्री का एंगल बना के फिर 4 सेंटीमीटर लाइन लगाऊंगा तो वो मेरा
वेलोसिटी का वेक्टर बन जाएगा। अब 60 का क्यों बना रहे हैं, ये आपको डाटा में उसने खुद कहा है कि जो वेलोसिटी है उसका वेक्टर 60 डिग्री पर है, तो लिहाजा मैं यहाँ पे जो वेक्टर बनाऊंगा वो 60 डिग्री का बनाऊंगा। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे एंगल 60 डिग्री कैसे बनेगा। 60 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हम अपनी पुलकार भी यूज कर सकते हैं, हम अपनी प्रोटेक्टर यानी कि डी को भी यूज किया जा सकता है। तो मैं दोनों तरीकों से बता देता हूँ, आप जिसको भी फॉलो करेंगे बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, आपने अपनी डी को रख लेना है ऐसे बिल्कुल लाइनों के ऊपर, जहां पे ये लाइनें क्रॉस कर रही होंगी ना, आपने एग्जैक्ट वहीं पर ही अपनी इस डी के क्रॉस को रखना है। आप देख सकते हैं कि इसके दरमियान में भी एक ऊपर से और एक नीचे से लाइन क्रॉस कर रही है। आपने उस पॉइंट को बिल्कुल अपनी इन दोनों लाइन के मिड पॉइंट पे रख देना, जहां पे एक दूसरे को क्रॉस करती है। इस तरीके से आपने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद आपने जैसे कि 60 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आप देखेंगे 60 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये 60 लिखा हुआ है, तो मैं इसके सामने ही निशान लगा लेता हूँ। देन आप अपने प्रोटेक्टर को साइड पे करें और यहाँ पर एक लाइन ड्रा कर ले सेंटर से बिल्कुल स्ट्रेट, जो कि इस पॉइंट से गुजरती हो। तो ये जो लाइन है ये कितने एंगल की बनेगी, ये 60 डिग्री की बन जाएगी। ये तो तरीका है कि आप अपने डी की मदद से कैसे बनाएंगे, लेकिन अगर आप पुलकार की मदद से बनाना चाह रहे हैं तो उसकी मदद से भी आपको बता देते हैं। उसमें तरीकेकार ये होता है कि आपने अपनी पुलकार को मुनासिब साइज जितना ओपन कर लेना, जितना आपको सूटेबल लगता है। तो मैं अपनी पुलकार को थोड़ा सा क्लोज करता हूँ, यहाँ चले इतने साइज ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी पुलकार को यहाँ पे पकड़ के रोटेट कर देता हूँ। तो ये जैसे ही मैंने इसे रोटेट किया तो एक गोल सर्कल यहाँ सेमी सर्कल बन गया, जिसे हम कहते हैं आर्क। अब ये आर्क बन गई। आपने अपनी पुलकार को उसके साइज को नहीं छेड़ना, वो जितनी है उतनी रहने देनी है। अब आपने क्या करना है कि अपनी पुलकार को इस पॉइंट पर ला के रखना है, इस वाले पॉइंट पर। तो मैं अपनी पुलकार को यहाँ पे रख देता हूँ। पुलकार का जो फेस है वो दूसरी तरफ कर देते हैं इस तरीके से, और अब अपनी पुलकार को मैं रोटेट करता हूँ। तो मैं जैसे ही इसको रोटेट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरी पुलकार ने हमारी इस आर को कट किया है इस पॉइंट पर। तो ये जिस पॉइंट पर इसने कट किया ना, बेसिकली ये 60 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे जब भी हम पुलकार को इस तरीके से लगाते हैं ना, कट लगाते हैं, तो जो पहला कट लगता है वो 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसके सेंटर से एक लाइन ड्रा करूंगा जो कि बिल्कुल इस आर्क ने जहाँ पे काटा था वहां से गुजरती होगी। अब ये जो लाइन है ये मेरा वही वेक्टर है जो कि मुझे बनाना था, और ये 60 डिग्री पे बना। ये जो एंगल है ये एंगल भी कितना बना, 60 डिग्री पे। लेकिन यहाँ पर हमने ये जो अपने वेक्टर को ड्रा करना है, हमने अपनी मर्जी से जितनी मर्जी लाइन ड्रा नहीं कर देनी। हमने जैसा कि स्केल पे डिसाइड किया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड को रिप्रेजेंट करेगी, और मुझे जो टोटल स्पीड रिप्रेजेंट करवानी है वो 400 है। तो अगर 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रही है 100 मीटर पर सेकंड स्केल को, तो मैं 400 को रिप्रेजेंट कराऊंगा, तो मुझे कितनी लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, 4 सेंटीमीटर ड्रा करना पड़ेगी। तो उसके लिए हम ले लेते हैं अपने स्केल को, हम अपने स्केल को एडजस्ट करेंगे, दरमियान में रखेंगे एग्जैक्ट ऐसे ही, और इसको थोड़ा सा, तो इस तरीके से एडजस्ट कर लिया। बिल्कुल जीरो को आपने रखना है अपने मिड पॉइंट पे या ओरिजिन पे, और 0 से लेकर 4 तक मैं एक लाइन ड्रा कर दूंगा जो कि कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। तो ये देखिए 4 सेंटीमीटर मैंने लाइन रिप्रेजेंट कर दी यहाँ पर। अब ये जो वेक्टर है ना, ये मेरे पास उसी स्पीड वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है, और 4 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 400 मीटर पर सेकेंड के। तो हमने यही बात की थी कि जो स्पीड है वो 400 मीटर पर सेकंड के इक्वल हो गई। 4 सेंटीमीटर वाला वेक्टर उसको रिप्रेजेंट करेगा, तो लिहाजा ये जो वेक्टर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो वेक्टर बना ये मेरा कौन सा वेक्टर बना, स्पीड का वेक्टर बन गया। ठीक है, आप यहाँ पे लिख दें कि ये 60 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पर आप यूं भी लिख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 400 मीटर पर सेकंड की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है। 400 मीटर पर सेकंड की वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला वेक्टर। अच्छा, ये जो हम डिसाइड करते हैं ना कि 1 सेंटीमीटर इतनी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, इसकी ये वाली वैल्यू होगी, इसको कहा जाता है कि स्केल। ठीक है, कि हमने क्या स्केल डिसाइड किया,
कि 1 सेंटीमीटर 100 के बराबर होगा तो 4 सेंटीमीटर किसके इक्वल आ जाएगा, 400 के। तो इसको कहा जाता है कि हमने स्केल सेट कर लिया। तो अब यहाँ पे हेडिंग दे दें स्केल की। ओके, तो इस तरीके से हमने अपना जो फर्स्ट पार्ट था वो कर लिया कि हमने अपनी वेलोसिटी के वेक्टर को ड्रा करना था, वो हमने कर लिया। अब मूव करते हैं अपने जो सेकंड पार्ट था इसका बी वाला उसकी तरफ। तो सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं अपने बी पार्ट की इस तरीके से। अब इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें अपना यहाँ पे भी ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ ड्रा करते हैं। तो आपके सामने हमने एक एक्स और एक वाई एक्सिस लगा लिया हुआ है। इसको हम कहते हैं ये हमारा एक्स एक्सिस है और इसको हम कहते हैं ये हमारा वाई एक्सिस है। अब इस ग्राफ को ड्रा करने से पहले हम अपना स्केल डिसाइड कर लेते हैं। मैं डिसाइड करता हूँ कि अब यहाँ पर जो 1 सेंटीमीटर है ना, वो रिप्रेजेंट कर रही है 10 न्यूटन को, क्योंकि अब हमने जो अपना वेक्टर बनाना है वो न्यूटन वाला बनाना है। अगर आप देखें ना डाटा में जो सेकंड पोर्शन है उसमें आपने फोर्स के वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है 50 न्यूटन के फोर्स को और 120 डिग्री के एंगल के ऊपर। तो स्केल डिसाइड करते हैं। मैं डिसाइड करता हूँ जी 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन को डिसाइड कर रहा है, तो जो 5 सेंटीमीटर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा मेरे पास 50 न्यूटन को, 50 न्यूटन को। तो लिहाजा मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपना एक वेक्टर ड्रा करूँगा जो 5 सेंटीमीटर होगा और वो 50 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पर जो मुझे अपना जो वेक्टर बनाना है वो वेक्टर मुझे किस एंगल पे बनाना है, वो 120 डिग्री के एंगल पे बनाना है। तो तकरीबन यहाँ पे बनेगा। मैं यहाँ से यहाँ 120 डिग्री का एंगल ड्रा करूँगा और इसको बना लेंगे। अब ये जो एंगल है आप उल्कार की मदद से भी कर सकते हैं, डी की मदद से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको ये एंगल बनाकर दिखाता हूँ। यहाँ पर आप हेडिंग दे दें स्केल की। अब अपने इन एंगल्स को बनाना सीखते हैं। अब हमें बनाना है 120 डिग्री का एंगल, तो उसके लिए भी सेम वही तरीका है। आप पुलकार यूज़ कर लें या प्रोटेक्टर यूज़ कर लें, आपकी मर्जी है। तो मैं दोनों तरीके बताता हूँ ताकि जिसको जो करना है वो कर ले। तो ये मेरे पास पुलकार आ गई। अब यहाँ पे देखें 120 डिग्री कहाँ पर है। तो बेसिकली ना हमने एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक्स एक्सिस से अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे ना तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। जीरो नीचे वाली रीडिंग पे लिखा हुआ है, तो मैं इसलिए नीचे वाली रीडिंग को फॉलो करूंगा। तो यहाँ से मूव करता जाऊँ तो ये मेरे पास 120 बनता है। तो यहाँ पे मैंने अपना मार्क लगा लिया, निशान लगा लिया, और अब जो लाइन मैं इसके सेंटर से एग्जैक्ट इस पॉइंट से गुजारूंगा तो ये जो लाइन जा रही होगी ना ये 120 डिग्री के एंगल पे जा रही होगी। अब ये जो टोटल एंगल है ये कितना होगा, 120 डिग्री। एक तो ये तरीका है कि आप अपने इस डी की मदद से इसको बना लें। बाकी जो दूसरा तरीका है वो दूसरा तरीका पुलकार वाला है, तो हम पुलकार की मदद से भी कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गई हमारी पुलकार। आपने अपनी पुलकार को रखना है दरमियान में, इसको थोड़ा एडजस्ट करें और इसको घुमा दें यहाँ पे। तो आप जैसे इसको रोटेट करेंगे तो आपके पास एक आर्क लग जाएगी। अब आपने क्या करना है, आपने अपने पुलकार को उठाना है और इस पॉइंट पे ला के रख देना है। इसका जरा फेस दूसरी तरफ कर लेते हैं। इस तरीके से मैं अब इसको रोटेट करता हूँ तो ये पहला कट लगा। ये सेम उतना ही काम है जो हमने पहले ऊपर भी किया। अब ये जो कट लगा ना ये 60 डिग्री का लगा। मैं बिल्कुल इसके ऊपर रख के आगे एक और कट लगाऊंगा तो फिर 60 और 60 ऐड होके क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। तो मैं इसको रखता हूँ यहाँ पर और इसको थोड़ा सा करीब ले आए इसके, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ एक और कट। तो ये जो मैंने कट लगाया ना तो ये भी 60 डिग्री के एंगल पे लगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 डिग्री था। अब इसके आगे मजीद 60 डिग्री हो गया तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। अब मुझे अपना वेक्टर ड्रा करना है तो उसके लिए मैं अपना प्रोटेक्टर को यूज कर, अपने स्केल को यूज करूंगा, रूलर को। अब यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर लिया जी। अब जैसा कि हमने स्केल डिसाइड किया हुआ है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 10 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगी हमारे ग्राफ के ऊपर। मुझे 50 न्यूटन तक लेके जाना है तो मैं कितने सेंटीमीटर लाइन लगाऊंगा कि वो 50 को रिप्रेजेंट करेगी, डेफिनेटली 5 सेंटीमीटर। तो मैं अब 0 से स्टार्ट करता हूँ और मूव करता हूँ 5 सेंटीमीटर तक। ये 5 सेंटीमीटर तक हमने लाइन लगा ली। और ये जो मेरा वेक्टर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि 50 न्यूटन की फोर्स है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये जो एंगल है ये 120 डिग्री का एंगल है, और ये जो मेरा वेक्टर है
ये जो वेक्टर है ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर का वेक्टर है, 5 सेंटीमीटर का वेक्टर है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 50 न्यूटन की फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला मेरा वेक्टर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो वेक्टर हमने कैसे बनाए, ये कैसे ग्राफ ड्रा किए, ये समझ आ चुका होगा। इसी के साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है या न्यूमेरिकल जो 1 है 2.1 ये कंप्लीट होता है। अगर आपने कुछ पूछना हो, आपके माइंड में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर समझ आती है तब भी कमेंट लाजमी करें। तो ये 2.1 था। मूव करते हैं अपने सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। सेकंड न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है A car is moving with an average speed of 72 किलोमीटर पर आवर। के कार है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से मूव कर रही है। हाउ मच टाइम विल टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। कि 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। तो सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपने गिवन डाटा में हम लिख लेते हैं जो उसने मुझे दिया स्पीड। एवरेज स्पीड दिया 72 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने भी साथ में क्या लिख दिया, एवरेज लिख दिया। उसके बाद उसने बताया कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस हमने लिख दिया 360 किलोमीटर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, टाइम। तो फाइंड की हेडिंग देंगे और यहाँ पे लिख देंगे टाइम, कि हमें क्या फाइंड करना है, टाइम को फाइंड आउट करना है। मूव करते हैं अपने सॉल्यूशन पे। अच्छा, एवरेज स्पीड जो होती है, एवरेज स्पीड फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला ये होता है, एवरेज स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम के। सिंपल। यहाँ पर मुझे टाइम फाइंड करना है तो टाइम को उधर ले जाऊंगा, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये जो स्पीड है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई और ये इधर आके ये डिवाइड हो जाएगी। तो ऐसे ही करेंगे हम, टाइम आ जाएगा यहाँ पर, ऊपर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज स्पीड। वैल्यूज पुट कर दे दोनों की। जो डिस्टेंस था वो मेरे पास था 360, तो इसकी जगह पे आ गया 360 डिवाइड एवरेज स्पीड जो थी मेरे पास वो 72 थी, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 72। अब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। अब यहाँ पर बात सोचने वाली है, कुछ बच्चे 5 सेकंड लिख देंगे, लेकिन नहीं। अगर आप गौर करें ना, हमने अपने इस किलोमीटर पर आवर को ऐसे ही रहने दिया, चेंज नहीं किया। मतलब इसके अंदर जो टाइम घंटों में है, तो मेरे पास जो टाइम आएगा वो भी किस में आएगा, वो भी घंटों में आएगा। तो ये क्या आया, टाइम 5 आवर्स में आया। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये बात करते हैं कि सर हमने तो हर न्यूमेरिकल में ये चीज़ सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, और हमें कहा जाता है कि आपने अपने जो यूनिट्स हैं उसको ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करके फिर सोल्व करना होता है। बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि बुक वाले ने खुद ही नहीं कन्वर्जन की होती, तो फिर हम भी नहीं करते। अगर आप इसका आंसर देखें ना, इसका आंसर उसने घंटों के अंदर ही दिया हुआ बुक के अंदर। अगर तो सेकंड के अंदर आंसर दिया होता तो मैं फिर क्या करता, मैं अपने इन यूनिट्स को ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करता और फिर फर्दर सोल्व करता। उसने भी टाइम घंटों में दिया तो हमें भी क्या जरूरत है करने की। अब फिर आप ये कहेंगे सर अब हमें पेपर में कैसे पता चलेगा। देखिए ये जो चीज़ें होती हैं ना, जब आप पूरा साल बार बार टेस्ट देंगे, बार बार सोल्व करेंगे, तो आपको ये चीज़ें वैसे ही याद हो जाएंगी कि इस न्यूमेरिकल का आंसर क्या है, तो आपको हर चीज़ याद हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं जी हमें पेपर में कैसे पता चलेगा कि हमें कन्वर्ट करना है कि नहीं करना, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको कन्वर्ट करने को दिल कर रहा है तो आप कन्वर्ट कर ले। कन्वर्ट करने का तरीका मैं सिखा देता हूँ। हम क्या करेंगे, 72 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये किलो लिखा हुआ है तो किलो की जगह 1000 आएगा, डिवाइड ये आवर। आवर का मतलब होता है घंटे, एक घंटे में होते हैं 3600 सेकंड, तो 3600 नीचे आ जाएगा। अब आप इस सारे को जब सोल्व करेंगे ना, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 20 मीटर पर सेकंड में। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आपको ये भी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपने ऊपर वाले यूनिट को चेंज कर लिया ना मीटर में, तो अब आपको ये भी किलोमीटर खत्म करना पड़ेगा। तो इसको भी कैसे करेंगे आप लिखेंगे 360 मल्टीप्लाई, किलो का मतलब 1000 होता है, तो 1000 से आप इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 360 और आगे 4 जीरो आ जाएंगे। ये आपका आंसर मीटर में आ गया। अब आप इन्हीं वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो आपका सेकंड्स के अंदर आएगा। आप ऐसा भी लिख देंगे ठीक है, लेकिन देखिए आपको उसी को फॉलो करना पड़ता है जैसे बुक में आंसर है। बुक में अगर घंटों में आंसर है तो आपको घंटों में निकालना है। तो अगर आपका आंसर सेकंड्स में आएगा फिर आप उसे दोबारा 1 घंटे में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सोल्व करना पड़ेगा। फिलहाल आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है, जैसे आपके सामने किया हुआ है आप बिल्कुल सिंपल सिंपल ऐसे ही रखें, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है।
तो यहाँ तक मेरे पास जो सेकंड न्यूमेरिकल है वो हो चुका है। इसके बाद मूव करते हैं अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। तो थर्ड न्यूमेरिकल आपके सामने इसमें लिखा हुआ है अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कि एक ट्रक है उसने रेस्ट से चलना स्टार्ट किया। अब रेस्ट का मतलब क्या होगा कि उसकी जो स्टार्टिंग में इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो होगी। तो साथ साथ डाटा लिखते जाते हैं। तो उसने मुझे बता दिया कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो जीरो है, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वो है 0 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी का यूनिट आ गया साथ में। आगे वो कहता है इट रीचेज अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड, कि वो जो ट्रक था आपका वो मूव करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में उसकी जो वेलोसिटी थी वो तो 0 थी, लेकिन कुछ टाइम गुजरा। कितना टाइम गुजरा, 50 सेकंड गुजरे। इतने टाइम के बाद उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 90 किलोमीटर पर आवर होगी। तो ये जो स्पीड है इसको हम क्या कहेंगे, ये इसकी फाइनल स्पीड है। ठीक है, ये इनिशियल थी तो ये क्या होगी, फाइनल। तो लिहाजा लिख देते हैं कि फाइनल स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर पर आवर। और एक और चीज जो उसने दी थी हमें, वो टाइम दिया था वो 50 सेकंड का था। तो हम लिख देते हैं कि जो टाइम है वो कितना है, 50 सेकंड। आगे देखते हैं, आगे वो कहता है फाइंड इट्स एवरेज एक्सेलरेशन, कि आपने इसका एक्सेलरेशन फाइंड करना है एवरेज। तो फाइंड में लिख देंगे हम एवरेज एक्सेलरेशन। अब एक चीज कि जो आपका जो डाटा है उसमें आप देखेंगे ये भी ऐसा यूनिट में है, ये वेलोसिटी भी ऐसा यूनिट में है, लेकिन ये वाली जो फाइनल वेलोसिटी है ये ऐसे यूनिट में नहीं है, किलोमीटर पर आवर में लिखी हुई है। तो मैं इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूँ। तो कैसे करते हैं ये सुन ले, पहले न्यूमेरिकल में भी ये बताया था मैंने, अब फिर सुन ले। 90 मल्टीप्लाई, ये जो किलो होता है किलो की वैल्यू होती है 100 1000, तो 1000 आ जाएगा किलो की जगह, डिवाइड, ये आवर है, हमने एक घंटे को सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो लिहाजा इसको इस तरीके से सोल्व करने से आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड्स के अंदर। तो जब आप इस सारे को सोल्व करेंगे कैलकुलेटर पर, 90 को 1000 पे मल्टीप्लाई करें और 3600 पे डिवाइड करें, तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। ओके, अब एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना था, सॉरी, तो एवरेज एक्सेलरेशन फाइंड करना का जो फॉर्मूला हमारे पास वो सिंपल सा है, आपने फाइनल वेलोसिटी में से माइनस करनी है इनिशियल वेलोसिटी और उसको डिवाइड कर देना है टाइम के ऊपर। हमारे पास सारी वैल्यूज मौजूद है, फाइनल की भी, इनिशियल की भी और टाइम की भी, बस इसके अंदर वैल्यूज को लिख देते हैं। बात करते हैं फाइनल की, तो फाइनल वेलोसिटी ये हमने निकाली 25, तो इसकी जगह पे आ गया 25, माइनस इनिशियल की बात करें तो वो 0 है, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 0, डिवाइड टाइम की बात की जाए तो टाइम 50 सेकंड है, तो टाइम की जगह पे आ जाएगा 50। यहाँ पे हमारा एवरेज एक्सेलरेशन। अब 50 माइनस 0, तो 25 माइनस 0 25 ही आ जाएगा, और डिवाइड में आ जाएगा मेरे पास 50, यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन। अब इन दोनों को आप डिवाइड करें कैलकुलेटर पर, तो डिवाइड करके आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 0.5, और एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं जी, इस तरीके से हम अपना एवरेज एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड आउट कर लिया। तो आसान है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा 2.3। इसके बाद मूव करते हैं अपने फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। तो 2.4 आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है अ कार पास अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल व्हाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, कि एक कार है उसने ग्रीन सिग्नल को क्रॉस किया, ठीक है, ग्रीन सिग्नल को। तो जितनी स्पीड से वो मूव कर रही है कार, वो स्पीड कितनी है, वो 5 मीटर पर सेकंड है। तो जो कार की ये जो स्पीड होगी अभी कितनी है, ये 5 मीटर पर सेकंड स्पीड है, इतनी स्पीड से उसने उस सिग्नल को क्रॉस किया। और इट देन एक्सेलरेट टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ से आगे मूव करते हुए गाड़ी का जो एक्सेलरेशन था ना वो कितना था, वो था 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये उसने क्या दे दिया, वह एक्सेलरेशन। आगे वो कहता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार आफ्टर 5 सेकंड, कि जब वो गाड़ी आगे मूव करेगी तो 5 सेकंड के बाद आगे मूव करेगी, तो 5 सेकंड के बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। अब जो उसकी वेलोसिटी है उसको हम कहेंगे फाइनल वेलोसिटी, ये वाली जो वेलोसिटी थी इसे हम क्या कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। तो बात इतनी है कि एक ट्रैफिक सिग्नल पर कोई कार खड़ी थी,
स्टार्टिंग में जब उसने मूव करना शुरू किया तो उसकी जो स्पीड थी या वेलोसिटी थी वो 5 थी। 5 सेकंड के बाद उसकी कितनी स्पीड होगी ये आपने बताना है उसे, तो फाइनल वेलोसिटी आपने उसने बताना है। और इस दौरान उसका जो एक्सेलरेशन था वो कितना था, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, इतना उसका एक्सेलरेशन था। तो पहले अपने डाटा को लिख लेते हैं, जो जो चीज़ें उसने मुझे दी हुई हैं वो लिखते हैं साथ साथ। पहली चीज़ मुझे इनिशियल वेलोसिटी उसने दी हुई है, तो मैं लिख लेता हूँ कि मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, वो 5 मीटर पर सेकंड है। देन उसने मुझे क्या कहा हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो चीज़ थी कि जो गाड़ी को यहाँ से वहाँ जाने में टाइम लगा वो 5 सेकंड था, तो टाइम भी लिख लेते हैं हम अपना। तो टाइम हमारा लगा जी 5 सेकंड। इसके बाद अब आते हैं जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, तो फाइंड हमने करनी है फाइनल वेलोसिटी, तो फाइंड में लिख देते हैं अपनी फाइनल वेलोसिटी। तो ये मेरे पास फाइनल वेलोसिटी, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन पे आते हैं। हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में ही, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर कोई प्री 9 का बच्चा है तो उसके लिए ये जो फॉर्मूला, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो फॉर्मूला कुछ ये था कि वी एफ जो है वो किसके इक्वल होता है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। सारी वैल्यूज है हमारे पास, सारी वैल्यूज को लिख देते हैं इसके अंदर। फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, वो 5 थी, तो इनिशियल की जगह पे आ जाएगा 5 प्लस एक्सेलरेशन हमारे पास था 1.5, तो एक्सेलरेशन की जगह पे आएगा 1.5, और जो टाइम है, टाइम हमारे पास था 5 सेकंड, तो टाइम की जगह पे आ जाएगा 5। वैल्यूज लिख ली, अब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं। 1.5 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा 7.5। अब इन दोनों को आप जमा कर लें, तो इनको जमा करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 12.5। अब वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, तो वो भी हमने लिख लिया। तो यहाँ तक हमारा ये जो न्यूमेरिकल है ये भी सॉल्व हो चुका, तो उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो चुका होगा। ये था न्यूमेरिकल नंबर 4। आप मूव करते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल की तरफ। तो फिफ्थ न्यूमेरिकल आपके सामने, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लिखा हुआ है आ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रैवल एट 18 किलोमीटर पर आवर, कि एक बाइक है जिसकी स्टार्टिंग पर कितनी स्पीड है, 18 किलोमीटर पर आवर, इतनी उसकी स्पीड है। अपनी डायग्राम की मदद से साथ साथ इसको ड्रा करते जाते हैं। तो ये मेरे पास एक बाईसाइकिल है, तो अभी स्टार्टिंग पर इसकी जो स्पीड होगी, जो वेलोसिटी कह लें या स्पीड कह लें, न्यूमेरिकल्स के बीच में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वेलोसिटी को स्पीड या स्पीड को वेलोसिटी कह लें तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता न्यूमेरिकल्स के केस में, क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डील करना होता है, डायरेक्शन के साथ नहीं करना होता, इसलिए। तो मेरे पास इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उसने कितनी दी हुई है, 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक्सेलरेट एट कांस्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कि ये एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब यहाँ से मूव कर रहा है आगे की तरफ, और कितने एक्सेलरेशन के साथ ये मूव कर रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन मेरे पास कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाउ फार विल दी मोटरसाइकिल गो इन 10 सेकंड, आपने बताना है कि 10 सेकंड के अंदर अंदर जो मोटरसाइकिल है वो कितनी दूर चले जाएगी। तो 10 सेकंड के बाद बाइक जब पहुंच जाएगी तब आपने बताना है कि वो कितनी दूर चले जाएगी, मतलब उसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है ना वो आपने कैलकुलेट करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया होगा ना, आपको वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो जो जो डाटा उसने दिया हुआ है वो सारा डाटा लिख लेते हैं। तो सबसे पहले उसने मुझे दी हुई थी इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, वो हमने लिख ली। ये चूंकि इनिशियल वेलोसिटी है तो इसलिए मैं v के साथ क्या लिख रहा हूँ, आई लिख रहा हूँ, ताकि ये बता रहे कि ये कौन सी वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। उसके बाद उसने हमें दिया हुआ है एक्सेलरेशन, तो वो भी हमने लिख लिया, वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो वो हमने लिख लिया। देन उसने हमें क्या दिया हुआ, टाइम, तो उसने कहा था जी ये 10 सेकंड में मूव करेगी, तो टाइम उसने दे दिया 10 सेकंड। तो जो जो दिया हुआ था वो हमने लिख लिया। अब बारी है फाइंड की, कि फाइंड हमने क्या करना है। फाइंड बेसिकली हमने करना है डिस्टेंस, तो मैंने लिख दिया डिस्टेंस को फाइंड में। डिस्टेंस को एस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है,
तो हमने लिख दिया एस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो अब आते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। एक चीज़ आप लोगों को याद होगी, आप लोगों ने में भी जो प्री 9 के उन्होंने किया हो, नहीं तो अभी भी आपने अपने इस चैप्टर में सिर्फ इस इक्वेशन को याद किया होगा जिसे हम कहते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं उसी को यूज करूंगा। यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, हम यहाँ पर अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। वो क्या थी वो लिख के दिखाते हैं आपको। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ये होती है हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये कैसे, ये मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चला ये यूज करना है? क्योंकि आप लोगों को ना जब भी ये न्यूमेरिकल्स करने हैं आपको तीनों इक्वेशन याद होनी चाहिए। मैं तीनों आपके सामने लिख देता हूँ, ये वो तीनों आपके पास आपकी इक्वेशंस है। अब इन तीनों इक्वेशंस को आपको हर वक्त याद रखना है, क्योंकि हमने अपने डाटा को देखकर डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। तो अब जो गिवन डाटा था ना, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, फाइंड भी मुझे डिस्टेंस करना है। तो इस डाटा को यूज करते हुए मैं सिर्फ अपनी सेकंड इक्वेशन को यूज कर सकता हूँ, क्योंकि अगर फर्स्ट की बात की जाए, फर्स्ट में तो ऐसा है ही नहीं है ना जो मुझे फाइंड करना है, तो वो तो यूज ही नहीं करूंगा मैं। हाँ, थर्ड के अंदर एस मौजूद है, वो मुझे फाइंड करना है। लेकिन आप इस इक्वेशन में देखें तो इसमें फाइनल वेलोसिटी की जरूरत होती है। फाइनल वेलोसिटी तो हमें दी नहीं हुई, तो लिहाजा मैं कौन सी यूज करूंगा, अपनी सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा, क्योंकि इसके अंदर फाइनल वेलोसिटी की जरूरत ही नहीं है और मैं अपना डिस्टेंस भी क्या कर लूंगा, इजीली फाइंड कर लूंगा। तो लिहाजा हम क्या यूज करेंगे, अपनी सेकंड इक्वेशन को यूज करेंगे। अब सारी वैल्यूज है हमारे पास, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी उसने दी हुई है हमें 18 किलोमीटर पर आवर, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे जो डाटा है ये ऐसे यूनिट में नहीं है, तो इसको हम ऐसे यूनिट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एक्सेलरेशन भी मीटर पर सेकंड में हमने लिया हुआ है। तो इनिशियल वेलोसिटी भी किस में होनी चाहिए, मीटर सेकंड में होनी चाहिए। तो इसको चेंज करते हैं। तरीकेकार क्या होता है चेंज करने का, आपने पहले न्यूमेरिकल्स में भी यही किया था कि 18 मल्टीप्लाई, किलो लिखा हुआ है ना आगे, किलो की वैल्यू होती है 1000, तो किलो की जगह आ जाएगा 1000, फिर डिवाइड, जिसके ऊपर यू माइनस में पावर होती है ना, जो उसको नीचे ही लिखते हैं, उससे डिवाइड ही हमने करना होता है। तो आवर के ऊपर माइनस है ना, तो मतलब अब टाइम को मैं नीचे डिवाइड करूंगा। अब ये घंटा है, आवर का मतलब घंटा है, हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। अब वो कैसे करूंगा, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, ये याद रख लें। तो लिहाजा इस तरीके से अब क्या होगा कि ये जो किलोमीटर पर आवर था ना, अब ये सिंपल क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड। किलो तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि किलो की जगह उसकी वैल्यू आ गई 1000। मीटर यूनिट है वो तो नहीं खत्म होगा, और ये जो आवर था उसे हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया। और जब आप इसे फर्दर सोल्व करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और फिर 3600 के साथ डिवाइड करें, तो फाइनली जो आपके पास आंसर आएगा वो 5 आएगा, 5 मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हमने अपनी वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। और इसी वैल्यू को मैं लिख लेता हूँ अपने फॉर्मूले में। तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 टी मतलब टाइम, टाइम था 10 सेकंड, तो टाइम की जगह पे 10 आ गया, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन उसने हमें दिया हुआ 2, तो उसकी जगह पे 2 आएगा। फिर टाइम है, टाइम 10 था, तो टाइम की जगह पे 10 आएगा। अब यहाँ पे टाइम के ऊपर स्केयर है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, स्केयर आएगा। 5 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आप देखें 2 से 2 कैंसिल, ऊपर नीचे सेम सेम वैल्यूज हो तो वो कैंसिल आउट हो जाती है, ये कैंसिल होगी। प्लस 10 का स्केयर जो होता है वो 100 होता है, इन दोनों का आप जमा कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 150 मीटर। नहीं जी, हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, हमने कर लिया। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा, काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल्स है। तो यहाँ तक ये 5th न्यूमेरिकल था, मूव करते हैं 6 की तरफ। तो 6th न्यूमेरिकल है आपके सामने, उसमें लिखा हुआ है कि a wagon is moving on the road with a velocity of 54 किलोमीटर पर आवर। कि एक वैगन है जो सड़क पे मूव कर रही है और उसकी जो वेलोसिटी उसने दे दी हुई है वो ये है 54 किलोमीटर पर आवर। तो डायग्राम की मदद से ना साथ साथ इन चीज़ों को देखते रहते हैं। तो अभी मान लीजिए ये वो आपकी वैगन है जिसकी वो बात कर रहा है, और अभी स्टार्टिंग पे इसकी जो वेलोसिटी है उसे हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी, और वो कितनी है, वो है 54 किलोमीटर पर आवर लिख लें चलें।
ओके। आगे वो कहता है ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली, कि आपने अचानक से क्या लगा दिए, ब्रेक लगा दिए। द वैगन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर बिफोर स्टॉपिंग, कि उस वैगन ने डिस्टेंस कवर कर लिया, कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 25 मीटर। तो इस वैगन ने यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया उसे मैं कह देता हूँ वो 25 है, 25 मीटर इतना डिस्टेंस उसने कवर किया रुकने से पहले पहले वो कह रहे हैं। और जब ये वैगन बिल्कुल रुक जाएगी तो यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो ये वाली वेलोसिटी इनिशियल थी, तो फिर ये वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, आगे वो कहता है डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द वैगन, आपने ये बताना है कि इस वैगन का एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो जो जो दिया हुआ है वो डाटा हमारा उससे लिख लेते हैं। सबसे पहली चीज उसने मुझे वेलोसिटी दी थी, इनिशियल वेलोसिटी थी 54 किलोमीटर पर आवर, उसे हमने लिख लिया। जैसा कि ये इनिशियल वेलोसिटी है तो v के साथ में क्या लिखूंगा, i लिखूंगा। नेक्स्ट उसने हमें दिया हुआ था डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस था 25 मीटर, तो वो हमने लिख लिया। उसके बाद हमारे पास थी फाइनल वेलोसिटी जो कि 0 है, तो फाइनल है तो इसके लिए v के साथ छोटा था f भी लिखूंगा मैं। अच्छा, अब फाइंड पे आ जाते हैं, हमें फाइंड क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो वो भी हमने लिख लिया। अब बात करते हैं अपने सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी इक्वेशन यूज करनी है मोशन की। 3 इक्वेशन है, तीनों मैं लिख देता हूँ और लिखने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सी यूज करें। तो ये तीनों इक्वेशन है आपके सामने, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। अब डाटा को देख के डिसाइड करना है कौन सी लगेगी। पहली बात आप देखें कि मेरे पास जो मौजूद है वो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी है और साथ में डिस्टेंस मौजूद है, और फाइंड करना मुझे एक्सेलरेशन। अगर आप पहले वाले को यूज करें, यहाँ से आपके पास एक्सेलरेशन तो आ ही नहीं सकता। पहली बात ये, उसकी रीजन ये है कि एक्सेलरेशन बेशक इसमें मौजूद है लेकिन टाइम की वैल्यू भी चाहिए हमें, टाइम उसने हमें दिया नहीं हुआ, तो टाइम इस पूरे डाटा में नहीं है, तो लिहाजा मैं कोई भी ऐसी इक्वेशन नहीं यूज करूंगा जिसमें टाइम यूज होता हो। तो पहली इक्वेशन में भी टाइम यूज हो रहा है तो ये भी यूज नहीं करूंगा मैं। सेकंड इक्वेशन में भी टाइम यूज हो रहा है तो मैं ये भी यूज नहीं करूंगा। अब थर्ड इक्वेशन ऐसी है जिसमें टाइम यूज ही नहीं होता, तो थर्ड इक्वेशन वाला डाटा भी सारा मौजूद है। देखें, इनिशियल वेलोसिटी भी उसने दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी भी उसने दी हुई है, ये देखें। और रही बात ये डिस्टेंस की, डिस्टेंस भी उसने दिया हुआ है, और सिर्फ क्या रह गया, एक्सेलरेशन, और वही तो हमें फाइंड आउट करना। मतलब सारी वैल्यूज है हमारे पास, हम अपने इस थर्ड इक्वेशन को बहुत इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैं इसी चीज को यहाँ पे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली वो क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वो ये है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई का स्क्र। ठीक है, अब यहाँ पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो मेरे पास किलोमीटर पर आवर में है, तो मैं अपनी इनिशियल वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में कर लेता हूँ, डिस्टेंस को भी मीटर में रख लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को भी मीटर में रख लेते हैं। तो इसके साथ भी यूनिट लिखते हैं मीटर पर सेकंड। अब इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल, 54 एज इट इज मल्टीप्लाई, आगे किलो है तो किलो की जगह पे 1000 आएगा, और देन डिवाइड, ये आवर है, आवर होता है घंटा, घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। और जब आप 54 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 36 पे डिवाइड करेंगे तो फाइनल जो आंसर आएगा ना आपके पास वो आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अब इन सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं अपनी इस थर्ड इक्वेशन के अंदर। तो 2 एज इट इज, एक्सेलरेशन तो हमें फाइंड आउट करना है, तो एक्सेलरेशन एज इट इज रहेगा, s मतलब डिस्टेंस वो 25 था तो s की जगह पे 25 आ गया। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 थी तो उसकी जगह पे 0 आ जाएगा, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 15 थी तो इसकी जगह पे मेरे पास 15 आ जाएगा। देन आगे आप देखें ये 2 और 25 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 50 ए इज इक्वल टू, तो 0 का स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो सारा हो जाएगा खत्म, ये माइनस एज इट इज। अब 15 का जो स्क्वायर होता है वो हमारे पास होता है 225,
यहाँ से आप देखें कि हमें फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन की वैल्यू, तो एक्सेलरेशन यहीं पे रहने दे, 50 मल्टीप्लाई उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो -2 डिवाइडेड बाय 50, इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4.5। तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया 4.5। साथ में इसका यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं जी, यहाँ तक हमने अपना एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया और यही हमारा आंसर है। उम्मीद है कि आप ये भी समझ चुके होंगे। इसमें एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो माइनस था वो साथ में आएगा, और जो माइनस होता है वो बेसिकली क्या बता रहा होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो कम हो रहा है, मतलब बॉडी की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कम हो रही है। बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है कि बॉडी की जो स्पीड है वो कम हो रही है। तो वो जो वैगन थी उसने ब्रेकें लगाई थी ना, तो ब्रेक्स लगाकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम ही होनी थी, इसलिए उसका एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये एक चीज थी जो हमने क्लियर कर दी। अब मूव करते हैं अपने 7 न्यूमेरिकल की तरफ। 7 न्यूमेरिकल आपके सामने है। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 45 मीटर, कि एक पत्थर है जिसे हमने 45 मीटर की हाइट से नीचे गिराया। तो उस पत्थर को ड्रा कर लेते हैं जी। लेट्स सपोज जी वो मेरा पत्थर ये है, इस पत्थर को हमने यहाँ से नीचे गिरा दिया, तो ये पत्थर यहाँ से नीचे गिर गया, ऊपर से ये नीचे आके गिर गया, ये वो पत्थर आ गया। अब इसने जितनी हाइट पे इसको हमने गिराया वो हाइट इसकी कितनी है, 45 मीटर है। तो इसकी जो हाइट है हमारे पास, हाइट आ गई हमारे पास 45 मीटर। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कहता है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड, कि इस पत्थर को नीचे आने के लिए टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा इसको जमीन के साथ टकराने में, या 45 की जो हाइट है वो कवर करने में कितना टाइम लगेगा। आगे वो कहता है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ग्राउंड को हिट करने से बिल्कुल पहले इसकी कितनी वेलोसिटी होगी, मतलब यहाँ पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये भी आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो अब इस डाटा में इसको देखकर तो आपको लगता है कि उसने हमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें दी हुई हैं, बल्कि यूं कह दें कि एक ही चीज दी हुई है, बस उसकी हाइट दी हुई है, और वो कितनी दी हुई है, उसने 45 मीटर दी हुई है। और दो चीजें उसने कह दिया फाइंड करो, एक तो टाइम के ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना लगेगा उसे, और दूसरी चीज उसकी जब वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब इसमें कुछ ऐसी हिडन बातें हैं जो कि उसने लिखी तो नहीं होती स्टेटमेंट में, लेकिन आपको वो खुद जज करनी होती है, खुद उससे फाइंड आउट करके लिखना होता है। और वो कौन सी बातें हैं, सबसे पहली चीज कि ये जो पत्थर है स्टार्टिंग पर इसकी जो स्पीड होगी वो क्या होगी, वो जीरो होगी, क्योंकि शुरू में तो रुका होगा ना, आपने पकड़ा होगा, आप छोड़ेंगे फिर ये मूव करेगा। तो शुरू में जो इसकी स्पीड है या वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो। तो मैं ये बात कर सकता हूँ कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। अच्छा, अब ये वाली वेलोसिटी इनिशियल है, तो फिर ये वाली कौन सी होगी, ये फाइनल, इसे हम कहेंगे ये हमारी फाइनल वेलोसिटी है। एक और चीज, जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे मूव कर रही हो या नीचे से ऊपर मूव कर रही हो, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसके एक्सेलरेशन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इस वक्त इस पत्थर के अंदर जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो ये जो दो बातें थी, एक वेलोसिटी वाली और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वाली, ये उसने बिल्कुल नहीं दी हुई, लेकिन ये हमें खुद ही न्यूमेरिकल को पढ़ के सेंस करना होता है कि उसके अंदर ये चीजें मौजूद होंगी डेफिनेटली। अब इन्हीं सारी चीजों को लिख लेते हैं अपने डाटा के अंदर। तो सबसे पहली चीज, हाइट उसने हमें दी थी 45 मीटर, वो हमने लिख ली। उसके बाद उसने हमें इनिशियल वेलोसिटी दी हुई थी, ये जो हमने अभी अभी फाइंड की वो मैंने लिख ली। उसके बाद हमें क्या पता था, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का था, तो वो भी हमने लिख लिया। अब आते हैं फाइंड के ऊपर। तो फाइंड मुझे ये दो चीजें करनी है, एक तो टाइम ऊपर से नीचे आने का, और जब वो नीचे आ जाएगा तो फिर उसकी स्पीड कितनी होगी, वेलोसिटी कितनी होगी। तो फाइनल वेलोसिटी और टाइम मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसी चीज को हमने लिख लिया कि फाइनल वेलोसिटी और टाइम, ये दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन पे आने से पहले हम अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिख लेते हैं, ताकि उनको देखकर हम डिसाइड कर पाएं कि हमें उनमें से कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। तो ये रही है हमारे पास हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये तीनों इक्वेशन लिख ली हैं। सबसे पहली चीज देखें कि हमारे पास इस पूरे गिवन डाटा में टाइम तो दिया ही नहीं हुआ, टाइम तो हमें उल्टा फाइंड आउट करना है।
तो मैं अपनी फाइनल वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए मैं कोई ऐसी इक्वेशन सेलेक्ट करूंगा जिसके अंदर टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो वो कौन सी बनेगी? अगर मैं फर्स्ट में देखूं तो इसमें तो टाइम मुझे चाहिए ना, अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मुझे टाइम भी चाहिए, तो टाइम तो मुझे मेरे पास है ही नहीं है, मैं कैसे यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखूंगा? तो फर्स्ट इक्वेशन तो मैं नहीं यूज कर पाऊंगा। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड इक्वेशन में तो फाइनल वेलोसिटी मौजूद ही नहीं है, तो फिर मैं इसे यूज क्यों करूं? और दूसरी चीज, इसमें टाइम भी चाहिए, इसको यूज करने के लिए टाइम भी मुझे नहीं पता, तो इसको तो मैं यूज फिलहाल नहीं करूंगा, तो ये मैं नहीं करूंगा। सिर्फ कौन सी रहेगी मेरे पास? थर्ड इक्वेशन रहेगी। अब थर्ड इक्वेशन के अंदर आप देखें मेरे पास तकरीबन बल्कि सारी ही चीजें मौजूद है और मैं इसको यूज करके अपनी फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ। देखिए फाइनल वेलोसिटी हमें करनी है फाइंड, बाकी चीजें हैं, इनिशियल वेलोसिटी भी उसने दी हुई है, ये देखें दी हुई है। देन बात करते हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस का मतलब हाइट ही होता है, तो वो भी उसने दिया हुआ है। देन बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो ये वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इसकी जगह हम यूज करेंगे, तो वो भी हमारे पास है। तो सारी चीजें मौजूद है, तो फाइनल वेलोसिटी भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो लिहाजा हमें पता चल गया कि हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, हमें थर्ड इक्वेशन यूज करनी है। तो मैं अब यहाँ पे लिख देता हूँ यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, और वो क्या है हमारे पास? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस के वी ए स्क्र। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही हो ना, तो उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। तो लिहाजा मैं अपनी थर्ड इक्वेशन में भी जो एक्सेलरेशन यूज करूंगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं ए की बजाय क्या लिखूंगा? जी लिखूंगा। और दूसरी चीज, जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही होती है ना, तो वो कवर डिस्टेंस ही करती है, लेकिन उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? उसकी हाइट कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसके कवर किए हुए डिस्टेंस को क्या कहा था? हाइट कहा था, एच के साथ लिखा था। तो लिहाजा इस इक्वेशन के अंदर भी ये जो डिस्टेंस है ना, इसको मैं किसके साथ लिखूंगा? एच के साथ लिखूंगा। एच का मतलब यहाँ पे क्या है? हाइट। ठीक है, तो अब ये जो मेरी इक्वेशन है ये मेरी गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली बन चुकी है। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, टू एज इट इज। अब जी की वैल्यू क्या होगी? देखिए जो मेरी बॉडी है ऊपर से नीचे आ रही है ना, जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रही हो तो जी की वैल्यू पॉजिटिव ही होती है, तो हमने पॉजिटिव ही लिखी है। हाँ, अगर नीचे से ऊपर जा रही होती तो फिर हम जी की वैल्यू नेगेटिव लेते, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है। तो जी की वैल्यू में क्या लिखूंगा? 10 ही लिखूंगा, तो जी की जगह पे आ जाएगा 10। अब रही बात हाइट की, हाइट मुझे पता है वो 45 है, तो हाइट की जगह पे आ जाएगा 45 इज इक्वल टू देन फाइनल वेलोसिटी। फाइनल तो मुझे फाइंड आउट करनी है ना, ये देखें, तो वो एज इट इज रहेगी, फाइनल वेलोसिटी एज इट इज रहेगी, माइनस बात करते हैं इनिशियल वेलोसिटी की, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 0 का स्क्वायर। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 45 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 90 आएगा, 90 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 900 आ जाएगा। आप सिंपल कैलकुलेटर पे करके देख लीजिएगा। अच्छा, वी एफ का स्क्वायर ही रहेगा। अब माइनस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो किसी में भी प्लस माइनस हो तो वो फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो खत्म हो गया। अब ये जो स्क्वायर है इसको मुझे खत्म करना है, तो इसको खत्म करने के लिए हमें दोनों तरफ क्या लेना पड़ता है? स्क्वायर रूट लेना पड़ता है, यहाँ आप यूं कह लें कि अंडर रूट लेना पड़ता है। तो यहाँ पर भी ऐसे करूंगा मैं, इधर भी ले लिया अंडर रूट और यहाँ पे भी ले लिया अंडर रूट। तो जब 900 का अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 30 आ जाता है, और इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, सिंपल क्या बचेगा? फाइनल वेलोसिटी। और वेलोसिटी का यूनिट साथ में लिखना है हमें, वो होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसी के साथ ही मेरे पास जो फाइनल वेलोसिटी थी वो आ चुकी है। ठीक है, तो एक वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली फाइनल वेलोसिटी वाली। अब बारी है टाइम की, अब मैं टाइम को कैलकुलेट करूंगा। तो अब यहाँ पे हम करेंगे टाइम की कैलकुलेट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि नाउ कि अब हम क्या करने लगे? टाइम कैलकुलेट करने लगे। अब टाइम के लिए भी हम इन तीनों में से कोई इक्वेशन यूज करेंगे, इन तीनों में से। तो देखते हैं कि अब टाइम मुझे कैलकुलेट करना है ना, तो टाइम वाली इक्वेशंस कौन कौन सी है? टाइम वाली इक्वेशंस पहली दो हैं, तीसरी तो है नहीं है, ये तो कैंसिल हो जाएगी। अब इन दोनों में से मैं कौन सी यूज करूं? तो इन दोनों में से आप फर्स्ट इक्वेशन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप देखें फाइनल वेलोसिटी चाहिए, वो भी अब है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी भी है हमारे पास, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी है हमारे पास, सिर्फ क्या बच गया? टाइम रह गया। तो आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप सेकंड इक्वेशन की बात करो तो इसमें क्या, इसमें भी टाइम मौजूद है क्या? यहाँ से हम कर सकते हैं, तो देखते हैं।
एस मतलब डिस्टेंस ना, वो 45 है, तो वो भी है हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी भी है हमारे पास और एक्सेलरेशन भी है। तो सिर्फ क्या रह गया, टाइम रह गया। तो आप सेकंड इक्वेशन से भी कर सकते हो, फर्स्ट से भी कर सकते हो। सेकंड जरा काम लेंथी हो जाएगा क्योंकि उसमें 2 बार टी है फिर स्केयर है, तो वो काम काफी लेंथी हो जाएगा। तो बेहतर है कि हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं और इसी को यूज करके अपना टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैं अब यहाँ पे लिखूंगा, तो मैंने लिख लिया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, वो होती है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। वैल्यूज पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी अब आ चुकी है, वो है 30, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 30। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, आप डाटा में देख लें चाहे, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, तो लिहाजा उसकी जगह पे आ जाएगा 0 प्लस एक्सेलरेशन। अच्छा, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो इसलिए मैं एक ही जगह पे क्या लिखूंगा, जी लिखूंगा। मैं इस तरीके से लिखूंगा अपनी इक्वेशन को, ए टी लिखने की बजाय जी टी लिखूंगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। और उसकी क्या वैल्यू है मेरे पास, वो मेरे पास है 10। आगे टाइम है, टाइम तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो टाइम हमारे पास एज इट इज रहेगा। बाकी ये 30 फिलहाल तो ऐसे ही रहेगा, 0 प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, तो 0 वाली वैल्यू तो खत्म होगी। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच गया, 10 टी बच गया। 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, इनको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 3। तो 3 सेकंड मेरे पास टाइम की वैल्यू आ गई। तो लिहाजा हमारे उस पत्थर को ऊपर से नीचे आते हुए कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड लगेंगे। तो हमने अपना टाइम भी कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पर हमने अपनी फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल भी आप समझ चुके होंगे। कहीं पे इश्यू हो तो आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर अच्छी लग रही है, समझ आ रही है, तो फिर शेयर लाजमी किया करें दोस्तों के साथ। यहाँ तक 7th न्यूमेरिकल था, मूव करते हैं अपने 8th न्यूमेरिकल की तरफ। तो 8th न्यूमेरिकल आपके सामने है, इसमें लिखा हुआ है कि अ कार ट्रेवल 10 किलोमीटर विद एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। के कार है जो कि इतना डिस्टेंस कवर कर रही है 10 किलोमीटर का, और उस कार की जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, वो कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। तो जो डाटा उसने दिया हुआ है उसको मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ। तो उसने मुझे जो डिस्टेंस दिया था वो 10 किलोमीटर दिया था, तो वो मैंने लिख लिया 10 किलोमीटर डिस्टेंस। और आगे उसने मुझे वेलोसिटी भी दी हुई है, तो मैं वो भी लिख लेता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, आगे वो कहता है देन इट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन थ्रू अ डाइवर्जन एट एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कि वो कहता है कि वो जो गाड़ी है ना आपकी, वो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन आगे फिर कोई मोड़ आया, उसने मोड़ काट ली, और अब मोड़ काटने के बाद अब उसकी जो स्पीड है वो चेंज हो चुकी है। अब उसकी जो स्पीड है या वेलोसिटी क्या लें, अब उसकी जो वेलोसिटी है वो हो चुकी है 4 मीटर पर सेकेंड, और वो जो डिस्टेंस उसने कवर किया वो किया 0.8 किलोमीटर। ठीक है, तो मोड़ काटने के बाद उसकी स्पीड और डिस्टेंस कम हो गया। तो अब जो मेरे पास पोर्शन है ना, इसको मैं कह देता हूँ ये सेकंड पार्ट है न्यूमेरिकल का। पहले वाला जो हिस्सा था इसे मैं कह देता हूँ ये न्यूमेरिकल का फर्स्ट हिस्सा था। इसके बाद जब मोड़ काट ली, मोड़ काटने के बाद वाला जो स्नैरियो है या जो डाटा है उससे मैं कह देता हूँ ये मेरा सेकंड पार्ट है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ फर्स्ट पार्ट की, और यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ सेकंड पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने अपने फर्स्ट वाले हिस्से का डाटा लिखा, सेकंड पार्ट में मैं अपने सेकंड पार्ट का डाटा लिखूंगा। और वो क्या था कि सेकंड पार्ट में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 0.8 किलोमीटर है, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड है। आप देख सकते हैं कि इस केस में मैंने क्या किया कि इनके ऊपर एक छोटी सी डैश डाल दिया, इसको डैश कहते हैं। ये मैंने इसलिए इसके ऊपर लगाया ताकि ये इससे थोड़ा डिफरेंट लगे। उसको सिंपल ऐसे लिख दिया पहले वाले डाटा को, और इसके ऊपर मैंने एस के ऊपर डैश डाल दिया। आप इस तरीके से भी कर सकते थे कि इस एस को S1 कह देते और इस एस को S2 कह देते। आप 1-2 के अकॉर्डिंगली भी चल सकते थे, लेकिन मुझे ऐसे ज़्यादा सूटेबल लगा तो मैं ऐसे ही चलूँगा। तो मैंने अपना डाटा लिख लिया। आगे देखते हैं वो क्या कहता है। आगे वो कहता है डिटरमिन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द टोटल जर्नी। वो कहता है कि कार की जो टोटल जर्नी थी ना मोड़ काटने के बाद भी, तो टोटल जर्नी के बीच में उसकी जो एवरेज वेलोसिटी थी ना, आपने वो बतानी है कितनी है टोटल। ये जो एवरेज वेलोसिटी है ये पहले वाले हिस्से की थी,
ये वाले जो एवरेज वेलोसिटी है ये बाद वाले मोड़ काटने के बाद वाले हिस्से की थी। लेकिन हमसे वो डिमांड कर रहा है कि बताओ टोटल कितनी जर्नी होगी, टोटल पूरी जर्नी के बीच में उसकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो देखिए जैसे कि वो टोटल जर्नी की बात कर रहा है, टोटल जर्नी में हमने बताना है कि कितनी वेलोसिटी थी, तो मुझे भी क्या चाहिए, मुझे पूरी जर्नी का टोटल टाइम चाहिए होगा और टोटल डिस्टेंस चाहिए होगा। अब इसको सोल्व करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। तो सबसे पहले तो मैं अपने फाइंड में लिख देता हूँ ना कि मुझे चाहिए क्या, तो मुझे क्या चाहिए, इसकी एवरेज वेलोसिटी चाहिए, तो मैंने वो लिख दिया एवरेज वेलोसिटी मुझे इसकी फाइंड आउट करनी है, टोटल एवरेज वेलोसिटी पूरी जर्नी के दौरान। अब आते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। तो सॉल्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका। सबसे पहले मैं ये फाइंड आउट करूंगा कि मेरी जो ये जो कार है इसने जो मूव किया पहले बिल्कुल सीधा, इतने इतने डिस्टेंस कवर करने में उसे कितना टाइम लगा। पहले मैं इसका ये वाला टाइम फाइंड करूंगा, बाद में जब गाड़ी ने मोड़ काट ली, तो गाड़ी ने लेट्स सपोज ये मोड़ काट ली, तो मोड़ काटने के बाद गाड़ी को कितना टाइम लगा। तो मैं पहले अपने ये दोनों टाइम कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे एवरेज वेलोसिटी जो कैलकुलेट करनी है ना, तो उसके बीच में टाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं टाइम को पहले ही कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, टाइम टेकन बाय ईच पार्ट। हर एक पार्ट ने जो टाइम टेकन किया है, मतलब टाइम जितना लगा गाड़ी को पहले वाले हिस्से में और दूसरे वाले हिस्से में, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमने जैसा कि ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है एवरेज वेलोसिटी की सीन में, कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल होती है। इनके अंदर मुझे बेसिकली क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम डिवाइड इधर आ जाएगा और वेलोसिटी यहाँ से इधर आ जाएगी। तो मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, ऊपर आ जाएगा मेरे पास डिस्टेंस और नीचे मेरे पास आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। इनके अंदर इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एस मतलब डिस्टेंस वो कितना है 10 किलोमीटर। अभी मैं पहले वाले हिस्से का कैलकुलेट कर रहा हूँ ना, तो इसलिए मैंने टी को सिंपल लिखा, एस को भी सिंपल लिखा, क्योंकि पहले वाले पार्ट पे मैंने एस को सिंपल ही रखा, इसके ऊपर ना 1 2 या कोई भी डैश कुछ भी नहीं डाला। तो इसलिए यहाँ पे एस की जगह पे मैं फिर कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, ये वाली पुट करूंगा। अब यहाँ पर देखिए हमने अपने डाटा को पहले मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए था हमें, तो ये 10 किलोमीटर है ना, इसको मैं पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ मीटर के अंदर। तो ये क्या बनेगा 10 किलो, आपको पता है 1000 होता है, तो ये जो 10 है ये क्या बन जाएगा 10,000 किलोमीटर बन जाएगा, बल्कि 10,000 मीटर बनेगा। किलो खत्म हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 10,000 मीटर। इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, 10,000 मीटर ले जी। इसी तरीके से ये जो डिस्टेंस है ये भी मेरा मीटर में जब जाएगा तो ये बन जाएगा 800 मीटर, 800 मीटर। अब मैं अपने इसी वाले डाटा को यूज करूंगा। तो मुझे क्या करना था, यहाँ पे एस की वैल्यू पुट करनी थी, तो एस की वैल्यू है 10,000, तो एस की जगह पे आ जाएगा 10,000 डिवाइड एवरेज वेलोसिटी। तो पहले वाले पार्ट की एवरेज वेलोसिटी थी 20, तो वो आ जाएगा यहाँ पे मेरे पास आ गया 20। इन दोनों को आप डिवाइड कर लें, तो जब आप इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 500 सेकेंड, 500 सेकेंड। तो ये मेरे पास टाइम आ चुका है मेरे पहले वाले पार्ट का। ठीक है, अब मुझे अपने सेकंड पार्ट का भी टाइम कैलकुलेट करना है, तो वो मैं इसके साथ सामने कर देता हूँ। सेम इसी तरीके से होगा। अब सेकंड पार्ट के लिए भी मेरे पास फॉर्मूला वही है एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ओवर टाइम के। लेकिन जैसा कि मैं सेकंड पार्ट के लिए यूज कर रहा हूँ, सेकंड पार्ट में मैंने अपने डिस्टेंस और वेलोसिटी के ऊपर क्या डैश डाला हुआ था, ताकि ये पहले वाले से डिफरेंट लगे। तो फॉर्मूले के अंदर भी मैं ऐसे ही करूंगा, एस के ऊपर भी डैश आएगा, वी के ऊपर भी आएगा और फिर टाइम के ऊपर भी आएगा, ताकि टाइम भी डिफरेंट रहे, क्योंकि ये टाइम अलग है और ये टाइम अलग है। अब ये डिवाइड है, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो वेलोसिटी है ये मल्टीप्लाई ये इधर आके डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, अक्सर बच्चों के ध्यान में ये आ सकता है कि सर ये तो अकेली लिखी हुई है, ये तो किसी के साथ मल्टीप्लाई हो ही नहीं रही। तो इसके शुरू में 1 तो है ना, ये 1 के साथ तो मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख लें कि ये 1 से मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अच्छा, अब इन वैल्यूज को पुट कर दें आप। एस डैश वो कितना था हमारे पास, वो 800 था, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 800 डिवाइड एवरेज वेलोसिटी कितनी थी सेकंड पार्ट की, वो थी 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4।
और जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट का टाइम आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 200 सेकंड आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हमने बेसिकली फाइंड करनी है एवरेज वेलोसिटी और करनी इस पूरे रास्ते की है। तो मुझे पूरे रास्ते की जब भी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तब तो मुझे क्या करना चाहिए, इस पूरे रास्ते का जो टाइम है वो जमा कर लेना चाहिए, टोटल टाइम फाइंड करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने इस पूरे रास्ते का जो टोटल टाइम है ना वो कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैं फाइंड आउट करूंगा कि पूरे रास्ते ट्रैवल करने में टोटल टाइम कितना लगा, मैं ये कैलकुलेट करूंगा। और दूसरी चीज, इस पूरे रास्ते में जो जितना भी डिस्टेंस कवर हुआ ना हमारा टोटल डिस्टेंस, मैं वो भी कैलकुलेट करूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम आ जाएगा। जब ये दोनों चीजें आ जाएंगी तो फिर मैं अपनी एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर पाऊंगा। तो अभी के लिए मैं क्या काम करूंगा, मैं अपना टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम को कैलकुलेट करूंगा। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे हेडिंग दे दूंगा, टोटल डिस्टेंस एंड टाइम टेकन बाय ईच पार्ट, के हर एक पार्ट में जो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम लगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने हेडिंग दे दी टोटल डिस्टेंस एंड टाइम। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरे रास्ते का, अपनी पूरी जर्नी का जो टोटल डिस्टेंस है ना वो कैलकुलेट करूंगा सबसे पहले। तो टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, टोटल डिस्टेंस कैसे बराबर है, कैसे आएगा, इन दोनों डिस्टेंसेस को जमा करने से, इस वाले को भी और इस वाले को भी। ठीक है, तो पहले वाला डिस्टेंस प्लस पहले वाला डिस्टेंस जो सिंपल एस ही था, प्लस दूसरे वाला डिस्टेंस क्या था, एस डैश था। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है उसका जो ऐसा ये वाला और ये दोनों सेम ही लग रहे हैं, तो इसको थोड़ा डिफरेंट करने के लिए मैं कुछ यूं कर लेता हूँ, इसके साथ में छोटा सा टी लिख देता हूँ, जिसका ये मतलब होगा कि ये क्या, ये टोटल डिस्टेंस है। वैल्यूज पुट करते हैं इनके अंदर, एस और एस डैश की। जो पहले वाला डिस्टेंस था मेरे पास वो था 10,000 और दूसरे वाला था 800। तो पहले वाला था मेरे पास 10,000 प्लस दूसरा डिस्टेंस था 800, और इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा 10,800 मीटर। तो ये मेरे पास आ गया टोटल डिस्टेंस। इसी तरीके से अब मैं क्या फाइंड करूंगा, अपना टोटल टाइम फाइंड करूंगा। तो टोटल टाइम को मैं कैपिटल टी से लिख देता हूँ, और वो कैसे आएगा, इन दोनों टाइम को जमा करके, तो स्मॉल टी प्लस ये वाला टी डैश। ठीक है, तो ये वाला जो टाइम था वो 500 था, प्लस और टी डैश कितना था, वो 200 था। दोनों को जमा करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 700। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल टाइम भी आ चुका है। तो टोटल डिस्टेंस भी आ गया, टोटल टाइम भी आ गया। अब मैं अपनी जो एवरेज वेलोसिटी है ना उसको फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस की ज़रूरत थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। तो अब मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ एवरेज वेलोसिटी की। तो फॉर्मूला लिखते हैं, तो जो एवरेज वेलोसिटी होती है वो किसके बराबर आती है, आपका जो टोटल डिस्टेंस है आप उसे डिवाइड कर दें अपने टोटल टाइम के साथ, सिंपल। तो टोटल डिस्टेंस हमने निकाला, हमारा वो कितना आया था, वो आया था 10,800। 10,800 डिवाइड टोटल टाइम वो आया था 700, तो यहाँ पे आ जाएगा 700। और जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15.4। 15.4 नहीं जी, ये आपके पास आ गई आपकी एवरेज वेलोसिटी, और यूनिट क्या आएगा साथ में, मीटर पर सेकंड, ये इसका यूनिट है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल समझ आ चुका होगा। ये थोड़ा सा डिफरेंट था, अलग था, लेकिन है आसान था, तो ये भी हमने कर लिया। तो यहाँ तक हमारा 2.8 हो गया। इसके बाद मूव करते हैं अपने 9th न्यूमेरिकल की तरफ। तो 9th न्यूमेरिकल आपके सामने है। इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, कि आपके पास कोई टावर है, आपने बिल्कुल उसकी छत से किसी बॉल को नीचे गिराया है। तो हम अपनी बॉल को बना लेते हैं। लेट्स सपोज वो बॉल ये थी, चलिए थोड़ा बड़ा कर ले इसको। ये वो बॉल है जिसको हमने टावर से नीचे गिरा दिया। तो ये जो बॉल है मेरी टावर से नीचे की तरफ आ रही है इस तरह, तो मेरी बॉल टावर से नीचे की तरफ आ रही है।
वो चीज हमने बना ली। आगे वो कहता है दी बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकंड, कि बॉल जो है ऊपर से नीचे सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आ गई है। अच्छा, आगे वो कहते हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल, कि आपने इस टावर की, जिस टावर से इसको गिराया गया उस टावर की आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। और दूसरी चीज, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद विच इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और वो वेलोसिटी भी फाइंड करनी है जिस वेलोसिटी के साथ ये जमीन को साथ टकराएगा। ओके, अब यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट जो यूज होने हैं वो पहले भी हमने न्यूमेरिकल में किए थे, कि देखें स्टार्टिंग में ये बॉल जो है वो रेस्ट वाली पोजीशन पे होगी, आपने पकड़ी होगी, तो स्टार्टिंग पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। तो ये इनिशियल वेलोसिटी से कह दिया, तो फिर ये वाली क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी, जो हमने फाइंड आउट करनी है। और तीसरी चीज, कि जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे मूव कर रही हो तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से नीचे मूव कर रही है ना, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और उसकी वैल्यू हमें जुबानी पता होती है, वो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब ये मेरे पास डाटा सारा, इसको लिख लेते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहली चीज टाइम उसने मुझे दिया था 5 सेकंड, वो हमने लिख लिया। दूसरी चीज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, वो भी हमने लिख लिया। तीसरी चीज इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, उसको भी हमने लिख लिया। नेक्स्ट देखते हैं फर्दर, फाइंड में क्या लिखेंगे, फाइंड में हमें हाइट फाइंड आउट करनी है अपनी, और अपनी फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो वो भी हमने लिख ली। तो डाटा सारा लिख लिया, अब बात है अपने सॉल्यूशन के ऊपर। अब यहाँ पर हम अपनी यूज करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो उनको लिख लेते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को। तो ये मेरे पास है मेरी इक्वेशंस ऑफ मोशन। मुझे इन तीनों को देकर डिसाइड करना है कि मैं अपनी कौन सी इक्वेशन को यूज करूंगा, लेकिन मुझे अपने डाटा को भी ज़हन में रखना है। सबसे पहली चीज मैं फाइंड आउट करूंगा हाइट, कि इसकी हाइट कितनी थी। हाइट का मतलब डिस्टेंस ही होता है, मुझे देखना है कि डिस्टेंस कितना इसने ट्रैवल किया। तो इन तीनों इक्वेशन में से डिस्टेंस किस किस के अंदर मौजूद है, एक तो ये सेकंड वाली में मौजूद है और एक तो थर्ड वाली में मौजूद है। फर्स्ट में तो डिस्टेंस है ही नहीं है, तो इसको तो मैं यूज ही नहीं करूंगा डिस्टेंस के लिए, ये तो निकल गई। अब दूसरी चीज डाटा को देखते हैं कि डाटा के अकॉर्डिंगली इन दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन सी है यूज करना। अब अगर मैं सेकंड वाली यूज करता हूं तो मुझे क्या चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, टाइम चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। तो क्या ये सारी चीजें हैं मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है और एक्सेलरेशन भी है। एग्जैक्टली सारी चीजें हैं, तो मैं अपनी सेकंड इक्वेशन को यूज कर सकता हूं। लेकिन एक बार अपनी थर्ड इक्वेशन को भी देख लें कि क्या उसको भी यूज कर सकते हैं हम। तो थर्ड इक्वेशन की बात की जाए तो इसके अंदर एक्सेलरेशन लिखा हुआ है, वो भी है हमारे पास, ये देखें। और फाइनल वेलोसिटी जो है वो लिखी हुई है, वो भी है हमारे पास। नहीं नहीं नहीं, फाइनल वेलोसिटी तो नहीं है, फाइनल वेलोसिटी तो फाइंड करने वाली है। तो लिहाजा यहाँ से भी ये समझ आ गया हमें कि थर्ड इक्वेशन को हम नहीं यूज कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कौन सी इक्वेशन बच गई, अब सेकंड इक्वेशन बच गई है, जिसकी मदद से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ। तो लिहाजा मैं अपनी सेकंड इक्वेशन यूज करूंगा। तो इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो मैंने लिख दिया यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, के इक्वेशन ऑफ मोशन की सेकंड इक्वेशन हम यूज करने जा रहे हैं। अपनी इक्वेशन हमारी जो सेकंड है वो ये है कि S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 एक्सेलरेशन और फिर टाइम का स्क्वायर। हमने अपनी इस इक्वेशन को गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली बनाना है। अब इस कंडीशन में जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है उसको हम क्या कह रहे हैं, हाइट कह रहे हैं। तो लिहाजा मैं अपनी इस इक्वेशन के अंदर S को भी S नहीं है बल्कि एज कहूंगा। S का मतलब डिस्टेंस है ना, यहाँ पे जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो हाइट है, तो लिहाजा S की जगह पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, जो कि हाइट बताएगी। बाकी रही बात ए की एक्सेलरेशन, ये भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इस केस में जो एक्सेलरेशन यूज हो रहा है वो जी वाला यूज हो रहा है, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ए की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, जी लिख दूंगा। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, तो एच इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। टाइम कितना लगा उसे, 5 सेकंड लगे, तो टाइम की जगह आ जाएगा 5 प्लस 1/2 जी का मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और उसकी वैल्यू हमारे पास 10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। फिर ये टाइम
टाइम 5 था तो इधर फिर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ऊपर स्केयर है तो स्केयर आएगा। तो h इज इक्वल टू 0 5 से मल्टीप्लाई हो गया 0 ही हो जाएगा प्लस 1/2, बल्कि यूं कर लेना आप, इसकी कटिंग कर लें, जैसे कि ये 2 था ये और ये 10 है, इनके आपस में कटिंग हो जाएगी, 2 1 2 और 2 5 10, तो मेरे पास यहाँ पे क्या रह गया 5 रह गया। और यहाँ पे 5 का स्केयर था तो 5 का स्केयर क्या होता है 25 होता है। अब 0 तो किसी के अंदर जमा हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो खत्म हो गया। 5 को 25 से मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 1 to 5। तो हाइट फाइंड आउट हो गई। अब इसका यूनिट जो है वो मीटर होगा, ठीक है, डिस्टेंस कोई भी हो उसका यूनिट क्या आएगा, डिस्टेंस मीटर ही आएगा। तो यहाँ तक हमने अपनी फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर ली हाइट। अब बारी है कि हम फाइनल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करें। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए आप अपना कौन सा फॉर्मूला, आप फर्स्ट वाला भी यूज कर सकते हैं और थर्ड वाला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो जो चीजें चाहिए वो सारी मौजूद है हमारे पास। तो मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लेता हूँ, सिंपल है, तो बस फर्स्ट को यूज करके अपना फाइंड कर लेते हैं फाइनल वेलोसिटी। तो मैं अब यहाँ पर भी लिखूंगा यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हमने लिख लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, वी एफ इज इक्वल टू वी ए प्लस 1 ओवर नहीं वी ए प्लस ए टी, सिंपल। वैल्यूज पुट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी तो हमें फाइंड आउट करनी है, इनिशियल 0 थी, डाटा में हमने लिखी हुई है। ए, यहाँ पर जो ए है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पर मुझे जी लिखना चाहिए, और जी की वैल्यू हमारे पास 10 है। और रही बात टाइम की, टाइम हमारे पास था 5 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 प्लस हो माइनस हो फर्क नहीं पड़ता, तो ये तो खत्म हो गया। 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 50 आ गया। अब वेलोसिटी फाइंड किया, वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, तो वो भी साथ में लिखेंगे। तो मेरे पास मेरी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो भी आ चुकी है। तो उम्मीद है कि आप ये भी समझ चुके होंगे, काफी सिंपल से ये न्यूमेरिकल्स है। तो यहाँ तक हमारा जो न्यूमेरिकल है वो 9 वाला कंप्लीट होता है। इसके बाद मूव करते हैं अपने 10th न्यूमेरिकल की तरफ। 10th न्यूमेरिकल आपके सामने है, जो कि आपका आखिरी न्यूमेरिकल है। तो इसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अ क्रिकेट बॉल इज हिट सो दैट इट ट्रेवल स्ट्रेट अप इन द एयर। कि आपके पास एक क्रिकेट की बॉल है, आपने उसे ऊपर की तरफ हिट लगाई है और वो बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ जा रही है। तो लेट्स सपोज जी वो आपकी ये बॉल थी, आपने इसे हिट लगाया और ये सीधा ऊपर की तरफ जा रही है, तो वो यहाँ पे आ गई। आगे वो कहते हैं एन ऑब्जर्वर नोट दैट इट टुक 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। कि एक ऑब्जर्वर है, उसने देखा कि इसको यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाते हुए जो टाइम लगा वो कितना टाइम लगा, वो 3 सेकंड लगे। ये किसी ने ऑब्जर्व किया। वट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। आपने ये बताना है कि इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जब इसने चलना स्टार्ट किया था, बिल्कुल इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, यहाँ तक जो न्यूमेरिकल मैंने पढ़ा ना, पहले मैं इतना इतना सोल्व करूंगा। अब इसके आगे वाली जो स्टेटमेंट है ना वो हम जरा बाद में सोल्व करते हैं, ठीक है, ताकि आप इसको मिक्सअप ना कर लें। अच्छा, तो पहली चीज यहाँ तक जितना जितना बढ़ा वहां तक क्या हुआ है कि हमारी बॉल है उसको हमने हिट किया और वो ऊपर की तरफ चलेगी। तो जो हिट किया स्टार्टिंग वाली जो उसकी वेलोसिटी, उससे हम कहेंगे इनिशियल वेलोसिटी। जब वो बिल्कुल अपने पीक पॉइंट पर हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंचेगी तो वहां पर जाके वो थोड़ी देर के लिए रुकेगी। तो उस वक्त उसकी जो फाइनल वेलोसिटी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। ओके, अच्छा, तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता चल गई, टी की वैल्यू पता चल गई, और एक चीज हमें पता है कि जब कोई बॉडी इस तरीके की फ्री फॉल मोशन में हो, ऊपर नीचे मूव कर रही हो, तो उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो 10 होता है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अपनी इसी सारे डाटा को लिख देते हैं। तो सबसे पहले टाइम हमें पता था, उसने 3 सेकंड दिया, वो लिख लिया। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमने लिख लिया, और फाइनल वेलोसिटी जो थी 0 वो भी हमने लिख ली। इसके बाद आते हैं जो हमने फाइंड करना है। तो फाइंड हमने करना है, सबसे पहले हमने करनी है इनिशियल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो मैंने लिख दिया अपनी इनिशियल वेलोसिटी। तो अब आते हैं अपने सॉल्यूशन के ऊपर। अब यहाँ पर हमें अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन चाहिए, तो अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन को लिखते हैं।
ये रही हमारे पास हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब डिसाइड करते हैं कि हमने इनमें से यूज कौन सी करनी है। पहली चीज मुझे फाइंड करनी है इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी तीनों में मौजूद है तो देखना पड़ेगा तीनों से कौन सी ज्यादा बेस्ट रहेगी। अगर मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को देखता हूँ तो इनिशियल वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है, तो मैं देखता हूँ बाकी वैल्यूज है कि नहीं है। फाइनल वेलोसिटी की भी वैल्यू है मेरे पास, ये उसने दी हुई है। इसके अंदर ए मौजूद है, ए का मतलब एक्सेलरेशन है और वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो भी मौजूद है मेरे पास। आगे टाइम दिया हुआ है, टाइम की वैल्यू भी मेरे पास मौजूद है। तो मतलब मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन को यूज करके ना अपने फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ। तो लिहाजा मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लेता हूँ। तो हमने लिख लिया यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब अपनी फर्स्ट इक्वेशन भी लिख लेते हैं। वो है हमारे पास वी एफ इज इक्वल टू वी ए प्लस ए और टी वैल्यूज है। अच्छा, यहाँ पर जो ए है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, तो वो क्या आएगा, जी आएगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे जो बॉल है ना वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो जब भी बॉडी ऊपर की डायरेक्शन में मूव करती है उसकी जो वेलोसिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती है। और जब वेलोसिटी कम होती है उस वक्त जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है। इसलिए मैं जी के साथ क्या लगाऊंगा, मैं माइनस लगाऊंगा यहाँ पे। अब सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, वो है 0। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा 0। इनिशियल वेलोसिटी तो हमें फाइंड आउट करनी है तो वो एज इट इज रहेगा, प्लस जी की वैल्यू क्या है, -10 है। और टाइम कितना लग रहा था हमारा, टाइम लग रहा था 3 सेकेंड, तो टाइम की जगह पे आ जाएगा 3। तो 0 इज इक्वल टू फाइनल इनिशियल वेलोसिटी, प्लस माइनस माइनस होगा और 10 3 से मल्टीप्लाई हो गए 30 हो जाएगा। ये -30 है, उस साइड पे जाके ये प्लस का 30 हो जाएगा। और मेरे पास ये क्या बन गई, मेरी इनिशियल वेलोसिटी बन गई। अब वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो भी हम साथ में लिख रहे हैं, वो क्या मीटर पर सेकंड होता है, तो वो हम साथ में लिखेंगे मीटर पर सेकंड। ले जी, मेरे पास आ चुकी है, मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई मेरी, और वो मुझे फाइंड करनी थी। अच्छा, अभी तक हमने न्यूमेरिकल का आधा हिस्सा किया। मैंने कहा था ना पहले इतना कर ले, आगे वाला बाद में पढ़ेंगे। आगे वो कहता है इफ द बॉल वाज हिट 1 मीटर अबव द ग्राउंड हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम द ग्राउंड। वो कहता है कि अगर जैसे कि आप मान लें कि ये ग्राउंड है, आपने ग्राउंड से हिट किया था तो ये ऊपर गई, लेकिन वो कहता है आप यूं फर्ज करें कि बिल्कुल ग्राउंड से नहीं गई, बल्कि ये पहले ही ग्राउंड से 1 फुट ऊपर थी। पहले इसका कितना डिस्टेंस था ग्राउंड से, 1 फुट, ये पहले ही ऊपर थी। 1 मिनट, 1 मीटर, ठीक है 1 मीटर है, हम फीट कह रहे थे। तो 1 मीटर ये पहले ही ग्राउंड से ऊपर है, और उसके बाद आपने हिट किया तो फिर ये मजीद ऊपर जाएगी। बेसिकली अब हम करेंगे क्या कि बॉल ने जब हमने इसे हिट किया, यहाँ से हमने हिट किया था 1 मीटर ऊपर, यहाँ से बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट तक जितना भी डिस्टेंस बनता होगा ना, हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं ये वाला डिस्टेंस फाइंड करूंगा, ठीक है। और ये जो 1 फुट वाला डिस्टेंस है ये तो उसने मुझे पहले ही बता दिया कि बॉल जो है वो ग्राउंड से 1 फुट ऊपर है। तो ये वाला डिस्टेंस मुझे पता है, तो उसको मैं h2 कह देता हूँ। तो जब मैं ये दोनों डिस्टेंस को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी टोटल हाइट आ जाएगी ग्राउंड से, ठीक है। तो उसने चूंकि यही कहा हुआ है कि हमने इसकी जो हाइट है वो ग्राउंड से फाइंड करनी है। देखिए, हाउ हाई डिड इट राइज फ्रॉम दी ग्राउंड, फ्रॉम दी ग्राउंड, कि आपने ये बताना है कि वो जो बॉल है वो ग्राउंड से कितना ऊपर जाएगी। टोटल डिस्टेंस हमने बताना है ग्राउंड से लेकर जहां तक ये बॉल गई है। तो उसके लिए मुझे ये दोनों जो डिस्टेंसेस है वो जमा करने पड़ेंगे। तो यहाँ तक तो समझ आ गई कि करना क्या है कि इन दोनों डिस्टेंसेस को जमा करना है हमने। अब दूसरी बात, ये जो 1 फुट वाला डिस्टेंस है, ये तो 1 मीटर वाला जो डिस्टेंस है ये तो हमें पता ना, ये तो 1 मीटर है। अब ये वाला जो डिस्टेंस है मुझे पहले ये फाइंड करना पड़ेगा। जब मैं ये फाइंड कर लूंगा उसके बाद फिर मैं दोनों को जमा करूंगा। अब ये जो 1 मीटर वाला डिस्टेंस है इसको मैं अपने गिवन डाटा में लिखूंगा, क्योंकि ये उसने मुझे दिया हुआ है। तो वो मैंने लिख लिया कि h इज इक्वल टू 1 मीटर। अब ये जो हाइट है ये उसने मुझे खुद दी हुई है, तो मैं इसको h1 कह देता हूँ जो उसने मुझे दिया। डायग्राम में भी आप यूं करें, ये जो 1 मीटर वाली हाइट है इसे h1 कह दें, और ये जो ऊपर वाली हाइट है इसे h2 कह दें, ठीक है। तो अब मुझे ये अपनी सेकंड वाली हाइट फाइंड आउट करनी है, तो लिहाजा अब मैं अपने फाइंड में भी क्या लिखूंगा, अपनी इस हाइट को लिखूंगा कि टोटल हाइट जो है वो मुझे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। चलिए अब आते हैं अपने सोल्यूशन पे। तो फिर से सुन ले करना क्या, मैं ये नहीं चाहता कंफ्यूज हो। हमें बेसिकली क्या करना है,
हमें फाइंड करनी है इसकी टोटल हाइट बॉल की ग्राउंड से, बिल्कुल टोटल हाइट। अब टोटल हाइट में से जो ग्राउंड से 1 मीटर ये पहले ही ऊपर है, ये हमें पता है। अब 1 मीटर से मजीद ऊपर ये कितना है, ये हमें पहले ये पता करना पड़ेगा। तो मैं अपनी ये वाली हाइट पहले फाइंड करूंगा, इसका मुझे पता है पहले से ही। जब ये फाइंड हो जाएगी, इसको और इसको जमा करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल हाइट आ जाएगी। तो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, अपनी पहले इस वाली हाइट को फाइंड आउट करेंगे, H2 को। तो इसी चीज को अब हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मैंने लिख दिया फाइंड दी हाइट अबव 1 मीटर, 1 मीटर ऊपर जो इसकी हाइट है ना, अब हम वो फाइंड करेंगे। तो उसके लिए मैं अपनी जो सेकंड इक्वेशन है ना वो यूज कर लेता हूँ, S इज इक्वल टू VAT प्लस 1/2 A और देन T का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा ठीक कर ले, यहाँ पे जो S है उसकी जगह क्या आएगा, हाइट आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जब बॉडी नीचे से ऊपर जाती है वो जो डिस्टेंस होता है उसको हम हाइट कह रहे होते हैं, तो इसलिए S की जगह पे H लिख देंगे हम। और इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होता है वो नॉर्मल नहीं होता, वो बल्कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, इसलिए A की जगह पे हम G लिखते हैं। अब वैल्यूज को पुट करते हैं। जैसा कि ये जो हाइट है मेरे पास, ये कौन सी वाली हम हाइट फाइंड कर रहे हैं, हम सेकंड हाइट फाइंड कर रहे हैं जो ऊपर की तरफ थी, ये वाली। तो इसलिए मैं इसके साथ क्या लिखता हूँ, H2 लिख देता हूँ। अच्छा जी, जो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमने फाइंड की हुई है, वो 30 है, तो इनिशियल वेलोसिटी की जगह पे आ जाएगा 30। टाइम कितना लगा था, टाइम देखते हैं। टाइम लगा था 3 सेकंड, तो वहां पे 3 आ जाएगा। प्लस नहीं, टाइम की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस 1/2। जी कितना है, जी मेरे पास होगा माइनस के 10, क्योंकि ऊपर की तरफ बॉडी मूव कर रही है ना, तो फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है और वो को होगा -10। और टाइम कितना था, टाइम 3 है, तो उसकी जगह पे 3 का स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर आप देख लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। प्लस ये जो प्लस है ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 और 10 ये दोनों की कटिंग हो जाएगी, 2 1 द 2 और देन 2 5 द 10। तो मेरे पास सिर्फ क्या रह गया, यहाँ पे 5 रह गया, तो मैं लिख देता हूँ 5 और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो हाइट इज इक्वल टू 90 माइनस 5 और 9 इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 45 आ जाएगा। और जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, हमारे पास 45 आ जाएगा, 45 मीटर। अब ये जो हाइट है ये मेरे पास कौन सी हाइट आई है, 1 मीटर ऊपर वाली हाइट आई है, ये वाली। ये कितनी आ गई, ये मेरे पास आ गई 45। और नीचे से कितनी हाइट थी, ये मेरे पास हाइट थी 1 मीटर। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, इनको जमा करके 40 और प्लस 1 तो 46 मीटर टोटल इसकी हाइट होगी ग्राउंड से इस बॉल की। तो इसी चीज को अब हम नीचे लिखेंगे कि टोटल हाइट, तो वही हमने हेडिंग दे दी टोटल हाइट की। और टोटल हाइट जो होती है उसे H कहते हैं हम, कैपिटल H। किसके इक्वल आएगी, पहले वाली हाइट जमा दूसरी हाइट। पहली हाइट हमारे पास 1 मीटर थी, प्लस सेकंड हाइट हमने फाइंड की वो 45 थी, तो दोनों को जमा किया तो 46 हमारे पास टोटल हाइट आ गई, 46 मीटर। तो मतलब वो जो बॉल है ग्राउंड से, बिल्कुल ग्राउंड से कितना ऊपर है, 46 मीटर ऊपर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूमेरिकल जितने भी हमने किए हैं सारे समझ आए होंगे। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आ रहा हो आप ज़रूर कमेंट करें, और अगर नहीं आ रहा, समझ आ रही है, तब भी कमेंट करके आप ये बता सकते हैं हमें। वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों तक शेयर करते जाएं। आपके इस चैनल पर आपको मैथ की वीडियोस भी मिलेंगी, आपने जो टॉपिक्स हैं उनकी भी मिलेंगी, न्यूमेरिकल्स की भी मिलेंगी। तो चैनल के साथ रहें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।